दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गंगानारी टॉक्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम लोग बात करते हैं उन विषयों की जो है तो बहुत गंभीर, जनरली नजरअंदाज हो जाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर पुनीत सेतिया। आज हम लोग इनसे बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी पर। पुनीत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू नमस्कार। रजत, थैंक यू। तो पुनीत जी से मैंने भी इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी बात करना चाहते हैं। इन्वेस्टिंग क्या होती है, कब करनी चाहिए, या उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया या मिनिमम पैसे का कोई बार क्राइटेरिया होता है? किसी भी इंसान की जो वेल्थ है उसका दो पार्ट है। एक वो पैसा जो उन्होंने आज तक सेव किया है, दूसरा वो पैसा जो उन्होंने सेव करके कहीं दूसरी जगह निवेश करके, चाहे वो किसी रियल एस्टेट में किया हो, आपने किसी एफडी में किया हो, और वहाँ पे उस पैसे पे जो हम ब्याज पे ब्याज बोलते हैं, तो वो पैसे पे पैसा बना इस कारण से वो पैसा और ग्रो कर गया। ओके। सो जैसा आपने कहा कि क्या हम कोई युवा जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं जॉब से, बिजनेस से, वो किस तरह से इन्वेस्टिंग को देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि बहुत बार ऐसा लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में उनको कोई बहुत बड़ा अमाउंट से स्टार्ट करना बिल्कुल। पड़ेगा, या फिर कोई बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज होगी। ऐसा जनरली नहीं है। आप इन्वेस्टिंग को बहुत सिंपल रख सकते हैं। जी। जैसे यदि आप देखेंगे, अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में। वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब पे डिपेंड करेगा वो किस तरह से ग्रो करेगा, बट वो एक बहुत ही सिंपल सा स्टार्टिंग करने का एक ज़रिया है। जी। एटलीस्ट आपका पैसा घर पे नहीं रह के, जहाँ पे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा, कुछ पैसा उस पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो शुरुआत है, जैसे आप और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे बहुत कम रुपए से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि वो 500 रुपये भी हो सकता है महीने का, जिसमें आप हर महीने उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो अमाउंट ग्रो करता रहेगा। और जैसे 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 हर हर इंसान की वो जर्नी इवॉल्व होगी, कि जैसे जैसे वो उस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, उनको धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। बट जनरली शुरुआत किसी भी इंसान को बहुत सिंपल प्रोडक्ट से करनी चाहिए, ताकि उनको शुरू के अंदर ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना आए। जी, पुनीत जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइक कि अभी मैंने काम शुरू किया। मान लीजिए कि कोई नया एक लड़का है जो 8-10 हज़ार रुपए महीने के कमा रहा है, तो वो भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है। इन्वेस्टिंग एक हैबिट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये सब करना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, सी देखिए, इन्वेस्टिंग जैसे आपने कहा एक रॉकेट साइंस नहीं है, ये आज की नेसेसिटी है। कि आज जो इंसान मान लीजिए सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की, तो वहाँ पे भी यदि वो अपनी सैलरी का 30% तक सेव करते हैं, तो भी वो 1,500 रुपये हर महीने सेव कर सकते। तो क्यों चाहिए ये? क्योंकि आज देखिए आप इंडिया में जब हमें 47 में इंडिपेंडेंस मिली, तब इंडिया की एवरेज एज 31 ईयर्स थी। ठीक। हम लोग अक्सर सोचते हैं, काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि धीरे धीरे इंसान कम उम्र जी रहा है। बिल्कुल। एवरेज एज सिर्फ 31 थी 47 में। 1991 में यही एज 51 हो गई। आज ये एज 70 प्लस है। ओके। और धीरे धीरे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो ये हर इंसान की मूलभूत ज़रूरत है कि वो पैसे को सेव करें, उसे सही जगह कहीं पे भी निवेश करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो, और फिर लंबा रुकें जब तक कि उनका गोल जो है वो नियर बाय ना हो। जैसे किसी का रिटायरमेंट 60 पे होना है, तो हो सकता है वो 57 पे जाके अपना पेस कम कर दें, या उससे भी पहले वो ठीक कम है। कर सकते हैं। पर यदि उनके पास इतना लंबा समय है, किसी 20, 22, 24 साल की एज पे करियर स्टार्ट करने वाले इंसान के पास बहुत लंबी जर्नी है वो, तो वहाँ पे वो उतने समय तक के लिए निवेश करेंगे, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। तो ये हर इंसान के लिए मूलभूत आवश्यकता जैसा है। जी। तो पुनीत जी, अगर मुझे इन्वेस्टिंग शुरू करनी हो, तो मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? मुझे जैसे मैं जनरली बहुत सारे एड्स देखता हूँ। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ऐड आती रहती हैं कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद अस, कि भाई यहाँ पे वीडियो से आपको पता लग जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो कितना आसान है, या मुझे शुरू करना हो तो मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? देखिए, जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत सारे तरह के एड्स आते हैं, हम बहुत सारे तरह के टीवी पे, न्यूज़पेपर पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल।
जो वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में या और चीज़ों के अंदर बहुत कुछ क्लेम करते हैं। इंसान को जनरली क्या होता है कि शॉर्टकट्स नहीं देखने चाहिए। जैसे आप देखिए सिंपल सी चीज़, जैसे लोग लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो लैंड में यदि लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी को भी कहेंगे कि एक डिस्प्यूटेड लैंड है, तो एकदम से वो कहेंगे कि नहीं, मुझे डिस्प्यूटेड लैंड में पैसा नहीं डालना। बिल्कुल सही बात। इन्वेस्टिंग में समहाउ सब लोग शॉर्टकट्स देखते हैं कि कहाँ पे पैसा जल्दी डबल हो सकता है। यही सवाल जितने भी पुराने ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग ट्रेडिशनली करते आए हैं, जैसे रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो गोल्ड के अंदर यदि आपको लगेगा कि ये चोरी का सामान है, या फिर लैंड में लगेगा कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक तुरंत उसमें बोल देंगे कि हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बट यहाँ पे लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी कहीं से भी पैसा डबल हो जाए, और इस चक्कर के अंदर लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पे उनको फाइनेंशियल लॉस इनकर करना पड़ता है। तो शुरुआत हमेशा ये करना चाहिए ये देखते हुए कि जिस प्रोडक्ट के अंदर हम पैसा डाल रहे हैं, क्या हमें वो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, ठीक है। या फिर वो टू गुड टू बी ट्रू है कि वो विश्वास करने लायक शायद नहीं लग रहा है, पर सिर्फ हमें क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाया जा रहा है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि हमें लगता है कि नहीं, यही इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट हमें थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, कि ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये एक जेन्युइन वे है पैसे कमाने का, या आपको खुद को ही लग रहा है कि एक पोंजी स्कीम है, एक ऐसी स्कीम है जो इवेंचुअली खत्म हो जाएगी और जो लास्ट में इंसान बचेंगे उनको लॉस इनकर करना पड़ेगा। तो ठीक। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको खुद को बाय आपको लग रहा है कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। अदरवाइज जितने भी लोग टॉल क्लेम्स देते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, तो हमें सी देखिए क्या होता है, इंसान कितनी भी स्टोरीज बना सकता है, पर वो हम लोग बोलते हैं कि डेटा नेवर लाइज। ठीक है, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली आपको देखना चाहिए पास्ट हिस्ट्री। हम लोग कोई भी छोटी से छोटी चीज खरीदते वक्त बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, बिल्कुल। बट लाइफ के जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वहाँ पे लोग बहुत अक्सर जल्दी डिसीजन ले लिया करते हैं। तो ये भी लाइफ में जिस तरह से एक मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आपकी आपको जो स्कूलिंग करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वैसे ही ये उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो इंसान को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पुनीत जी, जैसे भी आपने कहा कि इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इसको सोच समझ के करना चाहिए, और दूसरी तरफ हमने ये बात भी करी कि लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे फॉल्स कमिटमेंट होती है, पैसा का नुकसान होता है। तो उस जब ये सिचुएशन, तो जनरली लोग ऐसे ही चाहते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन भी ऐसा है, सबको लगता है कि पैसा जल्दी ग्रो हो जाए। तो और जो इस तरह के लोग होते हैं वो अट्रैक्शन भी ऐसा देते हैं जो अनरियलिस्टिक लगता है, पर उसको बोलते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल है। तो इस पूरे सिनेरियो में ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनकी मैं राय ले सकता हूँ, या मेरे आसपास अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो ऐसे में किस तरह के प्रोफाइल के लोगों से मिलूं जो मुझे गाइड कर सकते हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है। देखिए, हर फील्ड के अंदर आपको उस फील्ड के प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे। जैसे आप यदि म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी है, एक एडवाइज़र कैटेगरी है। उसके अलावा जैसे आप चाहें इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस एजेंट मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप जिस भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको उस प्रोडक्ट के अंदर वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, या उस फील्ड के प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट मिल जाएंगे जिनसे आप सलाह ले सकते हैं। जी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आपने कहा कि लोग इस तरह की चीज़ों में जहाँ पे बहुत तरह का लुभावनी बातें कही जाती हैं, वहाँ पे उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होकर वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इंसान को इन्वेस्टमेंट करते हुए खुद को पता लग जाता है कि ये चीज़ सही तो नहीं लग रही है, जी। बट वो सिर्फ एक लालच है, ठीक है, जिसके कारण इंसान क्या होता है कि उन चीज़ों की तरफ चला जाता है। तो इन्वेस्टिंग में हम लोग जो सबसे मूलभूत चीज़ कहते हैं पैसा बनाने के लिए, वो दो ही चीज़ें हैं। वो है फियर एंड ग्रीड। इस पे थोड़ा सा काबू रख पाना, कि फियर का मतलब हुआ कि जब
बाजार में बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है। 2019 तक रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा नहीं किया था। 2012 से लेके या 13 के स्टार्टिंग से 19 तक कुछ सालों तक रियल एस्टेट ने अच्छा नहीं किया। 2019 के अंदर कोई भी इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाह जी, रहा था। वही हर आदमी जिन्होंने पिछले 1-2 साल में भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं या लोगों को इन्वेस्ट करते हुए देखा है, वो अब लोग रियल एस्टेट में काफ़ी बुलिश हैं। आज या यदि आप देखेंगे गोल्ड के अंदर काफ़ी लोग आपको अभी मिल जाएँगे जो कह रहे हैं कि यहाँ से गोल्ड में काफ़ी एक यहाँ से भी तेज़ी नज़र आ रही है, बिल्कुल, राइट? यही वो लोग हैं जो गोल्ड में जब गोल्ड काफ़ी नीचे स्तर पे था, तो किसी भी तरह की उनमें ऐसी पॉज़िटिविटी नज़र नहीं आ रही थी बातों में कि गोल्ड अच्छा कर सकता है। ऐसे जितनी भी बातें लोग आपको कह रहे हैं, सबसे पहले आप ज़रूर देखिए क्या वो खुद अपना निवेश वहाँ पे कर रहे हैं या नहीं कर बिल्कुल रहे हैं। सही बात। वो चीज़ कितनी पुरानी है? क्या वो ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे सालों से एग्ज़िस्ट करती है, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो, जहाँ पे आपको लगता है कि ये किसी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड डेटा भी है। ऐसा नहीं हो कि कोई इंसान एक्सेल पे एक डेटा बना के आपको फ्यूचर प्रोजेक्शन दे रहा है और हम उस लालच में आ जाएँ कि ठीक है, ये दुनिया बिल्कुल बिल्कुल, बदल जाएगी, मेरी तो लाइफ़ चेंज हो जाएगी इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल, करके। तो ये सारी चीज़ें देखना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बहुत उस फ़ील्ड का एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक बात। ये देखने के लिए कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अच्छी लग रही है? क्या यहाँ पे सभी लोग अभी बुलिश हैं या अभी सभी लोग जो हैं यहाँ पे निराशावादी हुए हैं कि यहाँ पे तो पैसा बनेगा ही नहीं जी, बनेगा। कोविड के अंदर बाज़ार ऑलमोस्ट 40% गिरा था स्टॉक मार्केट, ठीक है? तब बायर्स नहीं थे बाज़ार में। आज बायर्स बहुत ज़्यादा हैं बाज़ार में, इसलिए क्योंकि पिछले जो रिटर्न हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो बाज़ार ठीक, में अक्सर निवेशक किसी भी एसेट क्लास में जाता है तो ये अक्सर गलती करते हैं कि वो लोग तब निवेश करना शुरू करते हैं जब वो देखते हैं कि हमारे आसपास वाले लोगों में सभी जगह यही बात हो रही है और सभी लोगों ने पैसा बना लिया और मैं एक रह गया हूँ, जिसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो जी, मिस कर गए हैं उस चीज़ में पैसा बनाना, तब वो जाके स्टार्ट करते हैं निवेश करना। ठीक बात है। क्योंकि मैं भी ये जानना चाह रहा था कि इस पूरे सिनेरियो में जैसे आपने बताया ना, इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो स्कीम देने वाले हैं। तो सही बंदे का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है और सही बंदे के चुनाव के बाद खुद का नॉलेज भी लगाना ज़रूरी है। खुद के दिमाग को या मन को शांत रख कर के ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, बजाए कि मैं अपने किसी लालच या फ़ियर के अंदर मैं डिसीज़न बना रहा हूँ। कुल मिला के ये बात है। बिल्कुल, सी देखिए इसका फ़ायदा नुकसान आप खुद सोचिए। यदि मैं आपको ये कहूँ कि आप एक स्किल सेट जो लाइफ़ में और सीख सकें, जिससे कि शायद आप जब करियर स्टार्ट कर रहे हैं और जब करियर एंड करेंगे, तो उस 30, 35, 40 साल की जर्नी में आप जिस नेटवर्थ के साथ अपना करियर एंड करेंगे, उसमें सब्सटैंशियली डिफरेंस आ सकता है। एक सब्सटैंशियल डिफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा बहुत का फ़र्क, हुँ, वो मल्टीपल टाइम्स का डिफरेंस भी हो सकता ओके, है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका खुद का बिहेवियर मैनेज करके। ठीक है। तो आप सोचिए यदि आप ये चीज़ सीख रहे हैं वर्सेस नहीं सीख रहे हैं, उसकी कितनी कॉस्ट आप खुद चुकाएँगे यदि आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये सीखना बहुत ही आसान है। जैसे जी, आपने कहा कि लालच में नहीं आते हुए यदि इंसान अपने आस-पास की चीज़ों से यदि सीखना शुरू कर दे, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही एक सिंपल सा प्रोफ़ेशन है। जी। तो पुनीत जी मैं जैसे अभी आपको ऐड की बात कर रहा था जनरली हम लोग एड्स देख के ही देखते हैं कि क्या चीज़ चल रही है। ये जैसे अभी एक ऐड आती है सही है, सही है, सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो अब बहुत सारे हम लोग को आइडिया भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है या मुझे अब चलिए मैं सचिन की ऐड देख के मान लेता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है। तो अब उस सही तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? और मैं उसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या खोने को क्या है? देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा पूल किया जाता है वो एक किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ शेयर बाज़ार के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर अपना पैसा निवेश करते हैं। वहाँ पे भी वो डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट कंपनीज़ में पैसे को निवेश करते हैं। ऐसे भी होते हैं जो एक
जिसको हम डेट मार्केट बोलते हैं, कि वो पैसा एक जो जिसको हम ब्याज मार्केट बोलते हैं, तो वो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में, जैसे रिलायंस कंपनी को पैसा चाहिए तो वो पैसा रेज करेगी, इस तरह की चीज़ों में पैसा अच्छा। डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिसके थ्रू आप वेरियस चीज़ों को में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों का परसेप्शन रहता है कि म्यूचुअल फंड का मतलब स्टॉक मार्केट ही है, जबकि ऐसा अच्छा। नहीं है। ओके। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है वो आपको हर तरह की इन्वेस्टमेंट में निवेश करने का एक मौका देता है, और जहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा पूल किया जाता है, ताकि आप सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, और उस पे प्रोफेशनल लोग उसको मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपने अपने पैसे पे किसी को अपॉइंट कर रखा है, जो कि ठीक है। हमसे कहीं ज़्यादा मार्केट को समझते हैं, और उस मार्केट की कंडीशन को देखते हुए और बहुत सारे और फैक्टर्स को देखते हुए उस पैसे को निवेश करते हैं। ठीक है। मतलब कि जनरली जो म्यूचुअल वर्ड है, मैंने भी इसको दोबारा रीथिंक करा। म्यूचुअल का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग मिले और उनका पैसा कंबाइंड हुआ। बिल्कुल, हमने थोड़ा-थोड़ा पैसा डाला और एक जो बंदा जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है कि इस पैसे को कैसे यूज़ करना है, कौन-सी सही डायरेक्शन है, वो उस पैसे को मैनेज करते हैं। तो मेरा पैसा इन्वेस्ट भी हो गया और मुझे किसी ऐसे बंदे को हायर भी नहीं करना पड़ा जो मेरे पैसे को मैनेज कर रहा है। और बिल्कुल, मेरी बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट से मेरा एक फ्यूचर प्लान जो मैं अचीव करना चाह रहा था, वो मैं मैनेज करना शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि क्या डर हो सकते हैं, क्या हो हुँ। सकता है? सी देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग वहीं पे पैसा डालते हैं, जहाँ पे पिछले कुछ सालों के रिटर्न काफ़ी हेल्दी अच्छे रहे। 2007-8 के अंदर यदि आपको याद हो तो बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज़ बहुत अच्छा कर रही थी। 2000 के अंदर टेक बबल से पहले बहुत सारी आईटी कंपनीज़ बहुत अच्छा कर रही थी। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग पिछले रिटर्न को देखते हुए, उसको देखते हुए एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ इस तरह से पास्ट में है और यही चीज़ आगे फ्यूचर में ऐसे होती रहेगी। जी। तो उसको देखते हुए लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ फिर उनका एक्सपीरियंसेस खराब रहते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो 2 मूलभूत चीज़ें हैं वो यही हैं आज भी, कि आपको ग्रीड एंड फ़ियर पे थोड़ा-सा कंट्रोल सीखना है। क्योंकि यदि आप लालच में यहाँ पे आ जाएँगे तो आप उन्हीं पॉकेट्स में पैसा डालेंगे जहाँ पिछले रिटर्न बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है जो आगे आने वाले जो साल हैं वहाँ पे आपको निराशा का सामना करना पड़े, क्योंकि आप वो ग्रीड पे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार लगता है कि पैसे को बहुत जल्दी दुगना करना है। ठीक है। तो पुनीत जी, मेरे को एक और कंसर्न है मैं कि ज़्यादातर लोग इस तरह से भी बताते हैं कि आपने मान लीजिए कि मैंने एक व्हीकल लेना है, मेरे पास पैसा पड़ा है, तो वो कहते हैं कि आप अपना वो जो व्हीकल लेना है वो आप लोन पे ले लो, अपना पैसा सेविंग में डाल दो और कुल मिला के प्लस माइनस करके वो दिखाते हैं कि आपका लोन भी चला जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे आप फ़ायदे में भी रहेंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? सी ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट में अभी बाज़ार कैसा है, और यहाँ से हो सकता है कि बाज़ार का रिटर्न बहुत ज़्यादा कम रहे और नेगेटिव रहे, और आप वहाँ पे पैसे पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है अक्सर यदि आप देखेंगे ना, एक अच्छा जो भी फाइनेंशियल आपको बता रहा है प्रोडक्ट के बारे में, जो एक्सपर्ट हैं, वो सही तभी हो सकते हैं जब वो आपको उस प्रोडक्ट के फ़ायदे ही नहीं नुकसान भी बता रहे हैं। जी। वो हर तरह के डिस्क्लोज़र दे रहे हैं कि हम लोग किस तरह का कमीशन यहाँ अर्न करते हैं, ताकि आपको ये भी समझ आएगा कि ये प्रोडक्ट क्यों रेकमेंड किया जा रहा है मुझे, और आपको उसके खर नुकसान भी बताएँगे और फ़ायदे भी बताएँगे। तो ठीक जैसा है। आपने कहा, इस केस के अंदर हो सकता है कि आपका जो लोन है वो बहुत कम सालों के लिए है, ठीक ठीक है। है? तो ये वाला रिस्क कि बाज़ार उतने साल तक खराब रह सकता है जब तक आप ब्याज पे कर रहे हैं। ओके। तो हो सकता है आप सिर्फ़ ब्याज पे करके जाएँ यहाँ पे, और आपका जो रिटर्न है यहाँ से बाज़ार में कुछ ख़ास रहे ही ना। तो ठीक है। ये जो सारे रिस्क हैं, यदि वो कोई इंसान अपने पास रख रहा है और नहीं बता रहा है, तो शायद आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटेंशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार बेचने की। ओके। तो पुनीत जी, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी। एक नए जो भी जिसने जर्नी स्टार्ट की, अपना करियर स्टार्ट किया, उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो अभी आप कंक्लूड करते हुए मुझे 2 बातें बता दें कि एक बिल्कुल नया युवा है, उसको आप क्या मैसेज देंगे कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी है? और एक जो ऑलरेडी प्रोफ़ेशनल है, जिसने अभी कुछ साल नौकरी कर रहे हो, तो कुछ से एक सेविंग कर रखी है, जो उसकी या तो सेविंग अकाउंट में पड़ी है या फिर
वो उसने कुछ लाइफ इंश्योरेंस ले रखे हैं कि चलो उसको टैक्स वैक्स में फायदा हो जाए, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं इसको? देखिए क्या है कि इसमें 2 जो चीज़ें ध्यान रखने की हैं, पहली चीज़ तो ऐसे इंसान जैसे आपने कहा जिन्होंने करियर स्टार्ट किया या ऐसे वो इंसान जिनको कुछ साल हो गए हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो पैसा है इसकी रिक्वायरमेंट आपको कितने साल बाद हो सकती है, जी, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि आपका गोल कब होगा, ठीक है? आपका गोल क्या-क्या है, उनकी क्या ड्यूरेशन है और आपकी ड्यूरेशन हो सकता है 30 साल हो, तो आपको जब ये समझ आएगा कि ये पैसा हमें बहुत लंबे समय बाद चाहिए, तो हो सकता है कि आप उस हिसाब से अपना रिस्क टॉलरेंस भी समझ पाएँगे कि आपको कितना आप रिस्क उस पोर्टफ़ोलियो के अंदर देख सकते हैं। तो आपको उसको देखते हुए अपनी जर्नी एक आप जो चीज़ देख सकते हैं वो है कि आप अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक ठीक है? है। एक किसी भी जगह से आप अपना एसआईपी के फॉर्म में एक मंथली सेविंग का आपका एक फ़ोर्स्ड सेविंग हो जाएगा कि आपका मंथली एक रूटीन सेट हो जाएगा कि आपको ये पैसा हर हालत बचाना है। क्योंकि आपका गोल डिफाइन आपने कर रखा है कि आपको कितने साल बाद ये पैसा चाहिए हो सकता है और उस गोल को आप कहीं पे क्लियरली लिख लीजिए ताकि हो सकता है 2-3 साल बाद कहीं पे बाजार खराब रहता है, चाहे गोल्ड हो चाहे किसी भी निवेश में, जी, तो आपको ये पता होगा कि ये पैसा मुझे चाहिए ही 30 साल बाद और मैं बेवजह 3 साल के अंदर ही घबरा रहा हूँ। तो 30 साल बाद किस तरह का आउटकम आएगा वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा बजाय कि हम 3 साल बाद कैसा आउटकम है। तो आपने ये सब देखते हुए अपने निवेश की जर्नी को स्टार्ट कर दिया और जब आपको पता है कि जितने साल आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप उसको हर साल, कुछ लोग उसको हर 3 महीने में क्वार्टरली रिव्यू करना चाहते हैं, कुछ साल में 2 बार और कुछ लोग साल में 1 बार। तो उसको आप हर कुछ साल महीने की ड्यूरेशन पे उसको आप रिव्यू कर लीजिए कि जी, जो निवेश मैंने किया था वो आज किस तरह का कर रहा है, मुझे कितना और अमाउंट चाहिए हो सकता है जो मुझे अपने करियर के एंड में या जो भी मेरा गोल है उसमें चाहिए होगा और उसमें जो शॉर्टफॉल है उसको आप धीरे-धीरे अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करके उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक। पुनीत जी एक चीज़ और बता दीजिए अभी मेरे को एक जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोग बताते हैं कि आप इसको यहाँ कर लो। जितने भी युवा हैं जो अभी जिन्होंने करियर स्टार्ट किया, जिनकी सैलरीज़ अच्छी हो गई हैं, वो लोग लोन को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जगह। उनको ऐसा लगता है कि भई वही बात होगी ना कि आप कह रहे हो कि आप हज़ार-हज़ार रुपए जमा करो, मैं 30 साल बाद आपको लेट्स से कि 35 लाख दे दूँगा। और मेरे जैसे लोग ये बोलते हैं कि 35 लाख अभी दे दो, हज़ार-हज़ार करके ले लेना। तो ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट वही है कि लोन लेके एसेट बना लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, धीरे-धीरे उतरता रहेगा। तो ये अर्ली एज में कितना सही है? जब तक इसकी ज़रूरत नहीं हो। कुछ लोग ऐसे मतलब शो ऑफ के लिए या लग रहा है कि भई अभी घर बना लेता हूँ, दिख नहीं रहा है किसी को दिखाने के लिए आज से या किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। तो दोनों में देखिए थंब रूल तो पहला ये है कि आपको अपनी सेविंग्स जो भी आप टेक होम सैलरी है आपकी, जो भी टैक्स काटने के बाद आपके पास पैसा बचता है, उसमें से कम 30% आपको निवेश करना चाहिए। और जो लोग जैसा आपने कहा कि जिनके पास वो पैसा आज नहीं है, पर वो ईएमआई के रूप में उस पैसे को आज लेने के लिए रेडी हैं कि वो अपना एक कमिटमेंट बना लेंगे कि मुझे ये एसी या ये कार जो मैं आज नहीं खरीद पा रहा हूँ, इसके लिए मैं हर महीने ईएमआई दे दूँगा। तो कहीं न कहीं जो लोग ईएमआई दे रहे हैं, वो कुछ किसी भी तरह की सेविंग नहीं कर पा रहे हों। तो आप सोचिए यदि आज किसी इंसान के लिए जब आप कह रहे हैं कि वो सिंगल हैं, उनके लिए ये कमिटमेंट देना मुश्किल हो गया है कि मैं हर महीने इतना पैसा सेव कर पाऊँगा। तो क्या ये कुछ साल बाद जाके आसान हो जाएगा उनके लिए कि नहीं अब मैं अपनी सारी ईएमआई ख़त्म कर चुका हूँ और अब मैं और काफ़ी पैसा सेव कर पा रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल, लगता है अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये आपको वही तभी पैसा खर्चना चाहिए जब आपको लगता है कि आप उस पैसे को ईज़िली अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं। जी। पुनीत जी थैंक यू आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच।